Assalamu alaikum. Today we are going to start our next chapter, that is central nervous system. आवाज आ रही है सबको क्लियर? ठीक है, ओके। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीएनएस से। सीएनएस के मैं टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर रही थी, तो इतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। सीएनएस वैसे बहुत लंबा लिखा हुआ है। जो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा अनैटमी और फिजियोलॉजी और इन्वेस्टिगेशंस लिखी हुई हैं, वो मैंने पहले भी बताया था डेविडसन की, वो चीज़ें आप लोग टोटली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हर टॉपिक के साथ उसकी इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट वगैरह सेपरेटली लिखा हुआ है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कलेक्टिवली स्टार्ट में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई हुई हैं, तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीएनएस में से जो सीएनएस के दो पोर्शंस हैं। एक तो ये जो हम न्यूरोलॉजी वाला चैप्टर कर रहे हैं ये, और एक चैप्टर है स्ट्रोक मेडिसिन का। ठीक है। तो जो न्यूरोलॉजी वाला चैप्टर है उसके अंदर से हेडेक, एपिलेप्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मेनिंजाइटिस, एनकेफ्लाइटिस, और लास्ट में आई गेस ग्लैनबेरी सिंड्रोम बचता है, और मायस्थीनिया ग्रेविस। इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से बहुत इस चैप्टर में ना बहुत ज्यादा अनइम्पॉर्टेंट और बहुत छोटे 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 टॉपिक्स उन्होंने बताए हुए हैं। जो मेन क्वेश्चन आता है, सीएनएस के दो चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन आना है। स्ट्रोक और सीएनएस का मिला के सिर्फ एक सवाल आता है, और वो ज्यादातर ऐसा होता है स्ट्रोक में से आया होता है या एपिलेप्सी में से आता है। आज हम पढ़ रहे हैं हेडेक सिंड्रोम्स, जितने भी हेडेक की टाइप्स हैं, और कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एपिलेप्सी से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का भी हेडेक इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पे ऐसा कभी यूक्यू मैंने देखा नहीं है, लेकिन एमसीक्यू आ सकता है इसके अंदर से आपको, और वाइवा के दौरान पूछा जा सकता है इसमें से। लेकिन मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, दो चैप्टर्स है ना, तो इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की स्पेशली न्यूरोलॉजी पे जरूरत नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बीच में लिखे हैं जो बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्ट्रोक अच्छे से करना, 4 to 5 पेजेस का है, वो भी करवाऊंगी, और जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे वो भी क्लियर कराऊंगी आप लोगों को। अच्छा, पेज नंबर है, ये वॉल्यूम 2 है डेविडसन का, पेज नंबर है 1095। उस पे लिखा हुआ है हेडेक सिंड्रोम्स। यहाँ से हम अपना जो है सीएनएस स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। 1095 है पेज डेविडसन का, वॉल्यूम 2 का। ओके, एक मिनट में अभी स्टार्ट करती हूँ इसको। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहली बात, हेडेक है क्या? एक से हम हमेशा कहते हैं पेन, ठीक है? तो हेडेक मतलब हेड और नेक के एरिया की जो पेन है उसको हम हेडेक से डिफाइन करते हैं। दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है इसको। प्राइमरी जो है, पेज नंबर 1095, वॉल्यूम 2 डेविडसन न्यूरोलॉजी जो चैप्टर है उस पे 1095 पे हेडेक सिंड्रोम्स लिखे हुए हैं। हम लोग वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। दो तरह से हम हेडेक को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर टाइप्स जो आती हैं उसके अंदर टेंशन टाइप, जो हम पढ़ेंगे आज डिटेल में, दैट इज टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन हेडेक, क्लस्टर हेडेक, मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। ये सारी चीजें जो हैं ये प्राइमरी हेडेक सिंड्रोम्स हैं। सेकेंडरी हेडेक किस वजह से हो सकता है? कोई इंट्राक्रेनियल ट्यूमर की वजह से हो सकता है, कोई इन्फ्लेमेटरी और वास्कुलर कंडीशन, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर ऑफ कोई ब्रेन का हो सकता है, इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। मतलब सेकेंडरी टू एनी इलनेस, सेकेंडरी टू एनी डिजीज इज सेकेंडरी हेडेक सिंड्रोम।
वो उसकी बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, बहुत ज्यादा कॉजेज हैं उसकी सेकेंडरी हेडेक सिंड्रोम की। वो हम लोगों ने आज नहीं करना है, वो हम हर टॉपिक के अंदर, जैसे हम मेनिंजाइटिस में पढ़ते हैं हेडेक, नेक स्टिफनेस, ये सारी चीजें, या हम रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर में पढ़ेंगे हेडेक। तो आज जो हमने प्राइमरी हेडेक सिंड्रोम्स पढ़ने हैं उसके अंदर टेंशन टाइप हेडेक आता है, और क्लस्टर टाइप हेडेक आता है, और माइग्रेन आता है, माइग्रेन हेडेक। ये तो तीन चीजें जो हैं हमने आज डिटेल में पढ़नी है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है टेंशन टाइप हेडेक। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक जो है सारे हेडेक्स में से, दैट इज टेंशन टाइप हेडेक। इन हेडेक्स को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर हेडेक के साइंस एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, वाजिया सिम्टम्स है जिसकी बेस पे आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अच्छा, तो मोस्ट कॉमन टाइप, मैंने जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है टेंशन टाइप हेडेक। को ज्यादातर एक्सप्लेन किया जाता है एक बढ़ते हुए दिन की स्ट्रेस के साथ। ठीक है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है दिन का, मतलब आप दिन स्टार्ट करते हो, कोई कंप्लेन नहीं होती, कोई सिम्टम नहीं होता, और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा एग्जाइटी स्ट्रेस बढ़ती जाती है, तो यूजुअली इसको स्ट्रेस के साथ रिलेट किया जाता है टेंशन टाइप हेडेक को। ठीक है, जो इसके नाम में भी है ना, बेसिकली जो इसके नाम में टेंशन है वो मसल की टेंशन की वजह से इसका नाम टेंशन टाइप हेडेक है, लेकिन आप इसका एक निमोनिक बना के याद कर सकते हो कि ये स्ट्रेस के साथ इसको रिलेट किया जाता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है दिन का, मतलब कोई एंड ऑफ द डे है, एंड ऑफ द वीक है, या वीकेंड आ गया है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गई है, तो उसकी वजह से जो हेडेक होता है ना, दैट इज टेंशन टाइप हेडेक। तो ये टेंशन टाइप हेडेक जो है, आगे इन्होंने बताया हुआ है ड्यू टू, प्राइमरीली ड्यू टू मसल टेंशन। ठीक है, और ऑक्सीपिटल रीजन में, फ्रंटल रीजन में, टेम्पोरल रीजन में जो मसल्स की टेंशन की वजह से हेडेक होता है, दैट इज टेंशन टाइप हेडेक। अब इसके सिम्टम्स और साइंस कैसे आते हैं? जो इसकी पेन होती है बहुत डल और टाइटनिंग पेन होती है। टाइटनिंग पेन का मतलब ये है कि एज अ बैंड लाइक सेंसेशन जो है ये फील होती है हेड के ऊपर। ठीक है, तो ये जो मैंने चीजें अंडरलाइन की हैं ये आप लोग अंडरलाइन कर लो बुक पे। ये इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं। एक डल, टाइट और प्रेशर लाइक सेंसेशन होती है, जिसे हम सेंसेशन ऑफ बैंड भी कहते हैं, वैसे ये फील होती है। ठीक है, और कांस्टेंट हेडेक होता है। ठीक है, और इट कैन रेडिएट टुवर्ड्स द ऑक्सीपिटल रीजन, ये ऑक्सीपिट पे ना रेडिएट कर सकता है। और इसका एक ये फीचर है, ये मतलब पेशेंट को कोई, मतलब इससे पेशेंट की एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं आता, पेशेंट डिसेबल नहीं होता है, मतलब पेशेंट अपना काम करना नहीं छोड़ देता, पेशेंट अपना काम करता रहता है, पेशेंट जो है नॉर्मल लगता है देखने में। ठीक है, इतना सीवियर हेडेक नहीं होता ये, इसलिए इसको इससे एक्सप्लेन किया गया है कि टेंशन टाइप हेडेक इज रेयरली डिसेबलिंग एंड पेशेंट्स अपीयर वेल। ठीक है, और इसके साथ कोई वॉमिटिंग, कोई फोटोफोबिया एसोसिएटेड नहीं होता। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बाकी हेडेक्स हैं उनके अंदर ये सिम्टम्स आते हैं। है क्या? सिर्फ डल, प्रेशर लाइक और बैंड लाइक सेंसेशन है, तो इट मींस ये बायलैटरल हेडेक है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। फीमेल्स के अंदर एज कंपेयर टू मेल्स ये ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, और ड्यूरेशन जो होती है इसकी 30 मिनट से लेके ये पूरा वीक भी चल सकता है। और पेशेंट आपको ये कहेगा कि मेरे जो, मतलब पेशेंट की जो जुबान होती है कि उसके पट्टे खिंचे हुए हैं, उसके जो कंधों के पट्टे हैं और गर्दन के इर्द गिर्द हैं, और जो उसके सर के पीछे है दबाव पड़ा हुआ है, ये बेसिकली पेशेंट की कंप्लेंट होती है। और ये बहुत बहुत कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है। किसी का कोई क्वेश्चन है? ये बैंड लाइक सेंसेशन है ना, मतलब बैंड लाइक सेंसेशन, आप अगर, आपने अक्सर देखा होगा, बहुत ज्यादा कॉमन है ये चीज कि घर में अगर किसी को सर में दर्द होती है तो वो कोई ना कोई कपड़ा सर के ऊपर बांध लेते हैं, तो वो जैसे बैंड बांधते हैं ना, ये ऐसी एक बैंड लाइक सेंसेशन होती है जो पूरे पूरे सर को कवर कर रही होती है। तो ये दोनों साइडों पे हो रही होती है, इससे मेरा मतलब बायलैटरल था।
ठीक है, क्योंकि जो आगे हमने हेडेक्स पढ़ने हैं वो यूनिलेटरल भी हो सकते हैं। ओके, इसके साइंस और सिम्टम्स क्लियर है सबको? कोई इसके अंदर फोटोफोबिया, कोई इसके अंदर वॉमिटिंग या लैक्रिमेशन या कोई ऑटोनॉमिक सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ पेन हो रही है, दैट इज बैंड लाइक सेंसेशन, और बहुत ज्यादा सीवियर पेन नहीं है, और पेशेंट यूजुअली नॉर्मल नजर आ रहा होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट में इसके लिए, टेंशन टाइप हेडेक के लिए कोई खास मेडिकेशंस नहीं है। फिजियोथेरेपी या मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। फिजियोथेरेपी में क्या आएगा? फिजियोथेरेपी में हेड का मसाज आता है, ठीक है, या जो हम कर रहे होते हैं, हम कपड़ा बांध लेते हैं सर के ऊपर, वो भी फिजियोथेरेपी है। मसल रिलैक्सेशन या स्ट्रेस मैनेजमेंट इसकी जो है वो ड्रग ऑफ, या ड्रग ऑफ कह रही हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। और अगर इससे भी बेनिफिट नहीं होता है तो लो डोज एमिट्रिप्टाइलिन, जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, वो भी यूज की जा सकती है इसके लिए। ये दो चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें ना एक चीज का ये ख्याल रखना है कि देयर इज अ हेडेक विच इज ड्यू टू ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन फॉर हेडेक्स। जो हम हेडेक के लिए मेडिकेशन यूज कर रहे हैं उसके ओवर यूज की वजह से भी हेडेक होता है। तो हमने मेडिकेशंस के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं रखना है टेंशन टाइप हेडेक में। हमने जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है या मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, वो इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ठीक है। ये चीज हो गई है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है, बस ये इसकी ट्रीटमेंट है और इसके अलावा कुछ नहीं इसके अंदर से याद रखना है। वेट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ हेडेक इज माइग्रेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब जो माइग्रेन है उसके बारे में बहुत ज्यादा थ्योरीज हैं, ठीक है। और उसी में ऑरा का भी कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज ऑरा। ये बात याद रखनी है कि टेंशन टाइप हेडेक और माइग्रेन हेडेक दोनों जो है फीमेल के अंदर ज्यादा होते हैं, ठीक है। टेंशन टाइप हेडेक और माइग्रेन फीमेल्स के अंदर ज्यादा होते हैं। माइग्रेन के अंदर माइग्रेन के अंदर भी स्ट्रेस का एक फीचर आ सकता है, ठीक है, लेकिन लेस कॉमन टेंशन टाइप हेडेक के अंदर। एक मिनट। ओके, अब माइग्रेन के अंदर ना बहुत ज्यादा थ्योरीज के साथ माइग्रेन को एक्सप्लेन किया गया है। माइग्रेन में सबसे पहली थ्योरी है दैट के ऑरा। ऑरा क्या होता है? ऑरा बेसिकली एक सेंसरी या मोटर सिम्टम है या साइन है, जो कि आपको हेडेक से पहले या किसी डिजीज से पहले या किसी चीज की अपेयरेंस से पहले फील हो सकती है, किसी भी तरह का सेंसरी और मोटर, ठीक है, दैट इज ऑरा। आगे हम ऑरा को एक्सप्लेन करते हैं। ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट है माइग्रेन के लिए। ऑरा क्यों होता है? ये है ब्रेन के अंदर डिसफंक्शन ऑफ आयन चैनल्स की वजह से, जो कि एक्साइटेशन और इनहिबिशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो डिप्रेशन और एक्साइटेशन में इन्वॉल्व होती है। तो डिसफंक्शन ऑफ आयन चैनल्स ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर एक पैथोफिजियोलॉजी इसकी ये है। एंड सेकेंड पैथोफिजियोलॉजी इज वेजोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्लड वेसल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Headache phase is associated with vasodilation of extracranial blood vessels. एक हमने पहले आयन चैनल्स की माइग्रेन के अंदर बात कर ली, और एक हमने बात कर ली वेजोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स की। ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है माइग्रेन की पैथोफिजियोलॉजी में इन दोनों का।
उसके बाद हमारे पास आती हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फीमेल की हमने बात की है कि फीमेल्स के अंदर इसकी ज्यादा प्रीपोंडरेंस है एज कम्पेयर टू मेल्स। वो क्यों है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मोस्टली आपके मतलब हमारी क्लास में भी, आपकी क्लास में भी, आपके इर्द गिर्द भी बहुत ज्यादा लड़कियां ये कंप्लेन करती होंगी। ऑलमोस्ट हर कोई कहता है मुझे माइग्रेन है, मुझे माइग्रेन है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है, या इसका हार्मोनल इन्फ्लुएंस ये सजेस्ट करता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो इन्फ्लुएंस है वो ये सजेस्ट करता है कि हार्मोन्स का बहुत ज्यादा रोल है माइग्रेन के अंदर। तो जितने भी ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस हैं, ईस्ट्रोजन है, ये इंक्रीज करती हैं माइग्रेन को, एक्सरबेट करती हैं माइग्रेन को। देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स लाइक, जिसके अंदर वाइन आ जाती है, कुछ फ्रूट्स हैं, ये इनहेंस करते हैं माइग्रेन के अटैक्स को। सॉरी, बीच बीच में थोड़ा सा हो रहा है, कट रहा है, अपनी आती डिस्ट्रप्शन। हम लोग बात कर रहे थे ईस्ट्रोजन की, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो हॉर्मोन्स का बहुत ज्यादा माइग्रेन के अंदर इन्फ्लुएंस आ जाता है। और इसके अलावा वाइन, चीज और चॉकलेट जो है ये इनहेंस करती है। लेकिन वो कहते हैं कि इसको हम बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं, इतना ज्यादा इनका रोल नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि डाइटरी फैक्टर्स में कौन सी ज्यादा चीजें माइग्रेन के अंदर रोल प्ले कर रही होती हैं, तो दैट इज रेड वाइन, चीज और चॉकलेट्स, ये चीजें आ जाती हैं। अच्छा, अब ये सारी चीजें हो गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या आता है? इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ऑरा। ऑरा, एक हेडेक है माइग्रेन विद ऑरा, एक हेडेक है माइग्रेन विदाउट ऑरा। जो माइग्रेन विद ऑरा है दैट इज नोन एज क्लासिकल माइग्रेन, ठीक है। और जो विदाउट ऑरा माइग्रेन है दैट इज कॉल्ड एज कॉमन माइग्रेन, ठीक है। दो टाइप्स हैं इसकी, जिस एक के अंदर ऑरा आता है, एक के अंदर ऑरा नहीं आता। जिसके अंदर ऑरा है दैट इज क्लासिकल माइग्रेन, और जिसके अंदर नहीं है दैट इज कॉमन माइग्रेन। अब ऑरा किस तरह से आपको फील होता है? कोई सिल्वरी जिगजैग लाइंस फील हो सकती हैं हेडेक से कोई 1 घंटा पहले या 40 मिनट पहले तक फील हो सकती हैं। सिल्वरी जिगजैग लाइंस मार्चिंग अक्रॉस द विजुअल फील्ड्स, आपकी आंखों के आगे शिमरिंग फील हो सकती है, ठीक है। और टेम्पररी विजुअल फील्ड लॉस, को स्कोटोमा फील हो सकता है, ठीक है। और आगे उन्होंने सेंसरी सिम्टम्स का बता दिया है। लेकिन ये जो चीजें मैंने आपको बता दी है ना, ये मोस्ट कॉमन है जो ऑरा के अंदर हमने ऑलरेडी बात कर ली है, ठीक है। ये शिमरिंग और सिल्वरी जिगजैग लाइंस, कोई साउंड, कोई भी वॉइस आना शुरू हो जाए या कोई साउंड आना शुरू हो जाए, आपको सुनाई देना शुरू हो जाए, तो ये चीजें जो हैं, ये सेंसरी सिम्टम्स जो हैं, ये हैं ऑरा। और ये आपको माइग्रेन के अटैक से कोई 1 घंटा पहले जो है वो आपके साथ हो सकते हैं। मतलब 1 घंटा इज मैक्सिमम, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ओके, ये तो चीजें बात हो गई कि ऑरा आ रहा है। उसके बाद ये जो हेडेक होता है सिवियर और थ्रॉबिंग हेडेक होता है, ठीक है। और इसके साथ फोटोफोबिया, फोनोफोबिया एंड वॉमिटिंग एसोसिएटेड होती है। फोटोफोबिया क्या है कि लाइट से जो है पेशेंट को इरिटेशन होती है। फोनोफोबिया क्या है? वॉइस से पेशेंट को इरिटेशन होती है और वॉमिटिंग हो सकती है। और पेशेंट प्रेफर करता है कि वो एक क्वाइट और डार्क रूम में बैठे, वो इन चीजों को अवॉइड करना चाहता है, ठीक है। और इट कैन लास्ट फ्रॉम 4 आवर टू 72 आवर्स, ठीक है। 1 to 3 to 4 डेज तक ये लास्ट कर सकता है। दोबारा से इसके एक दफा क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। ये मोस्टली यूनिलेटरल होता है, ठीक है। एक हमारा जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि आंख के पीछे हेडेक हो रहा है, दैट इज नॉट माइग्रेन, ठीक है। माइग्रेन एक आपके हेड को इन्वॉल्व कर रही होती है। सिवियर और थ्रॉबिंग हेडेक होता है विद ऑरा, ऑरा के साथ, ऑरा के आगे प्रोसीड कर सकता है, फोटोफोबिया के साथ, फोनोफोबिया के साथ और वॉमिटिंग के साथ एसोसिएटेड होता है। अब इसके जो ट्रीटमेंट में है ना, दो चीजें आती हैं। वन इज अबॉर्टिव थेरेपी और वन इज प्रोफाइलैक्सिस, या जिसे हम प्रिवेंटिव थेरेपी कहते हैं, ठीक है। दो तरह की चीजें आती हैं इसके अंदर। वन इज अबॉर्टिव थेरेपी
एंड वन अदर इज प्रिवेंटिव थेरेपी। अबॉर्टिव थेरेपी का मतलब है किसी अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन को प्रिवेंट करना। उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम सिंपल एनाल्जेसिया टू कॉम्प्लेक्स या स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स की तरफ जाते हैं। सिंपल एनाल्जेसिया में एस्पिरिन आती है, पैरासिटामोल आती है और अदर एनसेड्स आ सकते हैं, ठीक है, नेप्रोक्सन आ जाती है जैसे, ठीक है। ये तीन चीजें आ गई सिंपल एनाल्जेसिक्स। उसके बाद आप किस पे जाते हो, सीवियर अटैक्स के अंदर उसको अबॉर्ट करने के लिए आप ट्रिप्टान यूज करते हो, ठीक है। सुमाट्रिप्टान यूज करते हो जो कि 5-HT रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, सेरोटोनिन रिसेप्टर के एगोनिस्ट हैं। ये चार ड्रग्स आपसे अगर कोई पूछे कि अबॉर्टिव थेरेपी के अंदर आप कौन कौन से ड्रग्स यूज कर सकते हो तो आपने बताना है एनसेड्स यूज कर सकते हैं, एस्पिरिन, पैरासिटामोल, और सीवियर अटैक्स के अंदर ट्रिप्टान यूज करते हैं, सुमाट्रिप्टान जिसके अंदर आ जाती है, ठीक है। और वॉमिटिंग को रोकने के लिए एंटी एमेटिक्स यूज किए जा सकते हैं, जैसे मेटोक्लोप्रोमाइड यूज कर लिया आपने, ठीक है। ये हो गई इसकी अबॉर्टिव थेरेपी। फिर क्वेश्चन आता है कि जो प्रिवेंटिव थेरेपी है या प्रोफिलैक्सिस है माइग्रेन की, उसके अंदर क्या चीजें यूज की जा सकती हैं। तो उसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स, सोडियम वेलप्रेट, टोपिरामाइड जो है ये यूज की जाती है, ठीक है। तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स और टोपिरामाइड, इन इस पैराग्राफ में से जो ट्रीटमेंट बताया ना, इस पैराग्राफ में से हमेशा एमसीक्यू आता है, ठीक है, कि प्रिवेंटिव थेरेपी कौन सी है और अबॉर्टिव थेरेपी कौन सी है। उसके बाद है क्लस्टर हेडेक। इसके बाद जो मैंने आपको इन तीनों में से किसी भी चीज के क्वेश्चन दिखाने हैं ना, उसके आंसर आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद है देयर इज क्लस्टर हेडेक, जो कि इसकी लास्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। क्लस्टर हेडेक को हम माइग्रेनस न्यूरल्जिया भी कहते हैं, ठीक है। माइग्रेन हेडेक इज डिफरेंट और माइग्रेनस न्यूरल्जिया इज अनदर नेम फॉर क्लस्टर हेडेक। ये नहीं नहीं, नीचे वाली जो है वो प्रिवेंटिव थेरेपी थी, ऊपर वाली जो थी वो अबॉर्टिव थेरेपी है। अबॉर्टिव थेरेपी जो करंट अटैक चल रहा है माइग्रेन का उसको खत्म करना, और प्रोफिलैक्सिस इज प्रिवेंटिव थेरेपी। जो नीचे वाली है दैट इज प्रोफिलैक्सिस, के प्रिवेंट कैसे करना है फर्दर अटैक को, और ऊपर जिसमें ट्रिप्टान और एस्पिरिन और पैरासिटामोल यूज हो रही है वो अबॉर्टिव थेरेपी है, ठीक है। उसके बाद है क्लस्टर हेडेक। अब हमने पहले दो हेडेक्स के बारे में ये बात की थी कि वो दोनों फीमेल प्रिपॉन्डरेंस उनकी ज्यादा है। जो क्लस्टर हेडेक है उसकी मेल प्रिपॉन्डरेंस ज्यादा है, मेल के अंदर वो ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, और यंग मेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी अननोन है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हाइपोथैलेमिक एक्टिविटी के अंदर कोई अब नॉर्मल एक्टिविटी मिल जाती है जब आप फंक्शनल इमेजिंग कराते हो या ब्रेन का स्कैन कराते हो, तो आपको हाइपोथैलेमिक एक्टिविटी अब नॉर्मल मिल सकती है। और स्मोकर्स और हाई अल्कोहल कंजम्पशन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर क्लस्टर हेडेक। मेनली आप इसको क्लिनिकली डिफरेंशिएट करते हो फ्रॉम माइग्रेन हेडेक। एक तो मेल की प्रिपॉन्डरेंस से पता चल जाता है आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फीमेल्स का कभी क्वेश्चन नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन इसके साइंस और सिम्टम्स बहुत डिफरेंट है। ये क्लस्टर हेडेक जो है पीरियोडिक है, मतलब कैसे, आपको पेशेंट ये कहेगा कि मुझे फलां सीजन में फलां टाइम हर साल ऐसा एक हेडेक होता है, या मुझे हर हफ्ते फलां टाइम एक ऐसा हेडेक होता है, कि एक टाइम फिक्स है, इसके क्लस्टर्स आते हैं, ठीक है, एक टाइम फिक्स है, और उसी टाइम में पेशेंट को हर बार हेडेक होगा। ये क्लस्टर हेडेक की एक डायग्नोस्टिक पॉइंट है, ठीक है। और इसको अलार्म क्लॉक हेडेक भी कहते हैं, क्योंकि ये इतनी एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है, इतनी सिवियर पेन होती है कि पेशेंट इस दर्द से उठ जाता है, ठीक है। और ये यूनिलेटरल पेरी ऑर्बिटल पेन होती है विद ऑटोनॉमिक फीचर्स। इसका ये क्लासिकल डायग्नोस्टिक पॉइंट है, पेरी ऑर्बिटल पेन विद ऑटोनॉमिक फीचर्स। पेशेंट कहता है मेरी आंख के पीछे दर्द होती है, एक साइड पे, एक आंख के पीछे, और साथ में आंख से पानी निकलता है,
ठीक है, नेजल कंजेशन होती है और आंख लाल हो जाती है, कंजक्टिवल इंजेक्शन जिसको मतलब कंजक्टाइवा बिल्कुल रेड हो जाता है, और अदर फीचर्स ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम आ सकते हैं। हॉर्नर सिंड्रोम में जो फीचर्स मैंने बताए थे आपको, टॉसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस, ये फीचर्स आ सकते हैं। तो इसका होता किस तरह है कि क्लस्टर हेडेक जो है एक यूनिलेटरल पेरी ऑर्बिटल विद ऑटोनॉमिक फीचर्स आती है, ठीक है, और टीयर प्रोडक्शन, नेजल कंजेशन, कंजक्टाइवल इंजेक्शन और हॉर्नर सिंड्रोम के फीचर्स आ सकते हैं। और मैनेजमेंट में 100% ऑक्सीजन की इनहेलेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है। 100% ऑक्सीजन की इनहेलेशन और सबकुटेनियस इंजेक्शन ऑफ ट्रिप्टान या सोमाट्रिप्टान इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ठीक है। ये चीज हो गई। और अगर इससे भी ना मतलब अगर प्रिवेंट करना हो अटैक्स को, तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है, प्रिवेंटेड बाय शॉर्ट कोर्स ऑफ ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। अबॉर्टिव थेरेपी के अंदर 100% ऑक्सीजन और सोमाट्रिप्टान, और प्रिवेंटिव थेरेपी के अंदर शॉर्ट कोर्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अगर अब ये तीन हेडेक्स क्लियर हैं, तो मैं आपके साथ एक और स्लाइड शेयर कर रही हूँ, अब वो आप लोगों ने मुझे उसका बताना है। ओके, अब ये दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़ना है और आप लोगों ने मुझे इनके आंसर्स बताने हैं। A 28-year-old woman with no prior medical history presents with throbbing unilateral headache that is exacerbated by menstruation and minimally relieved by acetaminophen, and lying in a dark room. She would like something that would provide more symptomatic relief. What abortive therapy would you prescribe? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो है डायग्नोसिस क्या है इसका। यस एग्जैक्टली, ठीक है। और अबॉर्टिव थेरेपी में पहले वो ऑलरेडी एसिटामिनोफेन ले रही है, तो उसके बाद आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? एसिटामिनोफेन से उसको कोई रिलीफ नहीं हुआ है, वो डार्क रूम में भी लेट रही है लेकिन उससे भी उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो अब सीवियर अटैक के लिए आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? ट्रिप्टान्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अ 25-year-old मैन वेक्स अप रिपीटेडली ड्यूरिंग द नाइट विद यूनिलेटरल पेरीऑर्बिटल पेन एसोसिएटेड विद इप्सिलेटरल लैक्रिमेशन। यस, क्लस्टर हेडेक। और क्लस्टर हेडेक का अबॉर्टिव थेरेपी क्या है? 100% ऑक्सीजन आपने पेशेंट को देनी है, ठीक है, इनहेल करानी है, या फिर आप सबकुटेनियस इंजेक्शन दे सकते हो सुमाट्रिप्टान का, ठीक है। ये रूट भी याद रखना है क्योंकि पेशेंट ये बहुत मतलब ये समझो कि पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आता है, इतना स्पेयर हेडेक होता है, तो इसको फौरन आपने रिलीव करना होता है, ठीक है। ये तो हो गई ये तीन जो थे सिंड्रोम्स आपने हेडेक के लिए याद करने हैं। बाकी जो मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक है दैट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। और ये बस ये तीन इंपॉर्टेंट है, तीनों को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। वैसे आज तो बहुत ही जल्दी कवर हो गया, मैं कुछ और देखती हूँ, वेट।
हाँ ठीक है, मेरा टॉपिक तो खत्म हो गया, मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी खत्म होगा, मुझे था शायद एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे ज्यादा, लेकिन ये इजी था इसलिए खत्म हो गया। कल का बहुत लंबा टॉपिक है और कल मुझे लगता है ज्यादा टाइम लगेगा, तो प्लीज कल ज्यादा लोग ज्वाइन करना ताकि आप लोगों को एपिलेप्सी समझ आ जाए। पीड्स का और मेडिसिन का दोनों का यूक्यू है। इस दफा हमें प्रॉफ में एपिलेप्सी आई हुई थी, मतलब एपिलेप्सी के डिफरेंशियल डायग्नोसिस आया हुआ था, वो क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ में कल शेयर करूंगी। इसमें से ऐसे तो हमें कोई यूक्यू नहीं आया हुआ हेडेक्स में से। और ये जो टेबल है ये यू वर्ल्ड है, उसके अंदर से ये टेबल है, ये फिर मैं आप लोगों को ग्रुप में ही सेंड कर देती हूँ। ये सेमन छुट्टी है, ठीक है, ओके, आप लोग जा सकते हो। लेकिन प्लीज कल एपिलेप्सी जो मैंने पढ़ानी है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको लाजमी ज्वाइन करना। ओके। अल्लाह हाफिज।